नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ मैं हाजिर हूं आपको आज की 7 गुड न्यूज बताने के लिए। तो सबसे पहले आज बात सबसे बड़ी गुड न्यूज की, और हमारी सबसे बड़ी गुड न्यूज जुड़ी है भारत के डीप ओशन मिशन से। जी हां, तो हमारा जो पहला आज का गुड न्यूज है वो ये कि भारत के समंदर में गहरी छलांग। आपको बता दें कि भारत ने अपने समुद्रयान मिशन में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। भारतीय वैज्ञानिकों ने 6000 मीटर की गहराई तक जाने वाले खास यान के महत्वपूर्ण हिस्से को तैयार करने में कामयाबी पाली है। अब भारत दुनिया के उन 6 चुनिंदा देशों में शामिल हो सकेगा जिनके पास समंदर की गहराई तक पहुंचने की भी ताकत होगी। भारत ने अपने महासागर मिशन में एक ऐसी ऐतिहासिक सफलता हासिल की है जिसने इसे दुनिया के टॉप 6 देशों में शामिल कर दिया है। देश के वैज्ञानिकों ने समुद्रयान मिशन के लिए बनाए जाने वाले खास पोत मत्स्य 6000 में वेल्डिंग की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया को पूरा किया है। डीप ओशन मिशन के तहत बनाई जा रही खास पनडुब्बी मत्स्य 6000 का टाइटेनियम के बने इस खास कैप्सूल को बनाने में इसरो के वैज्ञानिकों को 700 बार वेल्डिंग की कोशिश करनी पड़ी, जिसके बाद उन्हें इसमें सफलता मिल सकी है। दरअसल भारत सरकार ने समंदर में 6000 किलोमीटर तक की गहराई तक पहुंचने के लिए समुद्रयान मिशन लॉन्च किया है। इस मिशन में खास यान मत्स्य 6000 का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें बैठकर वैज्ञानिक समुद्र की गहराई तक जा सकेंगे। इस यान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है टाइटेनियम से बना हुआ एक गोल कमरा, जिसे पर्सनल स्फेयर कहते हैं। यही वो जगह है जहां 3 वैज्ञानिक बैठ सकेंगे। ये स्फेयर गोल है, जिसका डायमीटर 2260 मिलीमीटर है और इसकी दीवारें 80 मिलीमीटर मोटी हैं। इसे इस तरह से बनाया गया है कि समंदर के नीचे गहरे दबाव और ठंड को झेल सके। ये मत्स्य 6000 एक स्फेरिकल वेसल है जिसके अंदर हम 3 साइंटिस्ट को बैठकर उनको समुद्र में 6 किलोमीटर डीप लेकर चलेंगे। पर इस वेसल को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि इस वेसल का डायमीटर होगा 2 मीटर्स, पर उस वेसल को जो क्रिएट कर रहे हैं उसका मटेरियल है टाइटेनियम, और वो एक बहुत ही हार्ड मटेरियल है। इसको वेल्ड करना ही बहुत वेरी डिफिकल्ट है, और इस वेसल का टाइटेनियम थिकनेस होगा 80 मिलीमीटर। इस पर्सनल स्फेयर को सुरक्षित बनाना बेहद मुश्किल काम था। इसे बनाने के लिए टाइटेनियम का इस्तेमाल किया गया, जो बहुत मजबूत धातु है, लेकिन इसे जोड़ना यानी वेल्ड करना बहुत मुश्किल होता है। लिहाजा इस वेल्डिंग को पूरा करने के लिए इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर यानी LPSC के वैज्ञानिकों ने जोर लगाया। वैज्ञानिकों ने इसे जोड़ने के लिए एक बेहद खास तकनीक अपनाई, जिसे इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग कहते हैं। ये तकनीक इतनी संवेदनशील है कि एक छोटी सी गलती भी पूरे सिस्टम को खराब कर सकती थी। इसलिए इसरो के इंजीनियरों ने 700 बार वेल्डिंग की कोशिश की, तब जाकर सही और मजबूत वेल्डिंग हो पाई। इस वेल्डिंग को पूरा करने के लिए इसरो के LPSC ने अपनी पुरानी वेल्डिंग मशीन को अपग्रेड किया। पहले उनकी मशीन 15 किलोवाट की थी, जो सिर्फ 20 मिलीमीटर मोटी प्लेटों की वेल्डिंग कर सकती थी, लेकिन मत्स्य 6000 के लिए 80 से 102 मिलीमीटर मोटी प्लेटों की वेल्डिंग की जरूरत थी। इसलिए LPSC ने मशीन की ताकत बढ़ाकर 40 किलोवाट कर दी। इसके अलावा उन्होंने पूरे वेल्डिंग सिस्टम को बड़ा और बेहतर बनाया, जिसके बाद उन्हें इस स्फेयर को बनाने में सफलता मिली। मत्स्य 6000 को क्रिएट करने के लिए हमको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स चाहिए, और इसमें अभी इसरो का विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर ने अभी हेल्प के लिए आए हुए हैं। और ये हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स है, ये पहला है हाई पेनिट्रेशन इलेक्ट्रॉन बिल्डिंग, और उनके साथ वो जो टेक्निक्स चाहिए उन्होंने इसको तैयार कर दिया है, और उसको बोलते हैं मटेरियल रियलाइजेशन। और ये है पहला कदम मत्स्य 6000 को तैयार करने पे। भारत का समुद्रयान डीप ओशन मिशन का हिस्सा है, जिसके जरिए वैज्ञानिक समंदर की गहराई में छुपे रहस्यों पर से पर्दा हटाएंगे। भारत तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है तथा तटीय क्षेत्रों और तटीय प्रदेशों में रहने वाली देश की लगभग 30% आबादी प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष आर्थिक रूप से समंदर पर निर्भर है। ऐसे में समंदर के अंदर रिसर्च से इन लोगों को काफी फायदा मिल सकता है। भारत का लक्ष्य है कि 2026 तक भारत के वैज्ञानिक खुद समंदर की गहराई में उतर सकें और वहां की दुनिया को नजदीक से देख सकें। मत्स्य 6000 इस मिशन का सबसे बड़ा कदम है, और अब जब इसका सबसे मजबूत हिस्सा बनकर तैयार हो गया है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत अंतरिक्ष की तरह समंदर के नीचे भी नई इबारत लिखने को तैयार हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
एआई तेजी से हमारी जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है। साइंस, टेक्नोलॉजी से लेकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल तेजी से हो रहा है। अब अमेरिका में एआई के जरिए एक ऐसी खोज हुई है जो कि मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में क्रांति ला सकती है। हमारी दूसरी गुड न्यूज यही है, और वो ये कि एआई देगा मौसम की सटीक जानकारी। अब एआई के जरिए स्थानीय मौसम की सटीक जानकारी मिल सकेगी, वो भी 6 घंटे पहले। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जिसमें अब मौसम की सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार कुणाल। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारी आपकी सबकी दुनिया बदल दी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ ऐसे कमाल की चीज़ हो गया है जो हर चीज़ में इस्तेमाल हो रहा है। अब अमेरिका ने एक नया आविष्कार किया है, नई तकनीक डेवलप की है जिससे लोकल जो मौसम है उसके बारे में भविष्यवाणी की जा सकेगी। अमेरिका का NOAA यानी नेशनल ओशनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि वहाँ के मौसम की गतिविधियाँ देखता है, जैसे भारत का भारतीय मौसम विभाग है, उसने एक तकनीक डेवलप की है जिसको HRRR कास्ट कहा जाता है, यानी हाई रिजोल्यूशन रैपिड रिफ्रेश कास्ट। उससे लगभग 6 किलोमीटर तक की जानकारी बिल्कुल तकनीकी तौर पर मिल पाएगी और वो 1 से 6 घंटे की भविष्यवाणी भी कर पाएगा। अब ये एआई का जो मॉडल है वो कुछ इस तरीके से डेवलप किया गया है जिसमें 3 साल के पूरे डाटा को फीड किया गया है। उस डाटा के जरिए वो कई सारे अनुमान देता है और उन अनुमानों के आधार पर कई सारी जो समस्याएं हैं मौसम जनित, उनसे आप निजात पा सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ अमेरिका अकेला अपने आप में देश नहीं है जो कि ऐसे मॉडलों को डेवलप करता है। भारत भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। खास तौर पर भारत का जो पुणे का इंस्टीट्यूट है वहाँ पर भी एक एआई मॉडल डेवलप किया जा रहा है। जहाँ तक ग्लोबल मॉडल की बात है, यूरोप और चाइना जैसे बड़े बड़े जो समूह हैं वो भी लगातार एआई को हथियार बनाकर मौसम की जानकारी मुहैया करवा रहे हैं। गुजरात में पिछले दिनों एक ब्रिज के गिरने से हुए गंभीर हादसे के बाद अब वहां पर बनने वाले ब्रिजों के निर्माण में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। खेड़ा जिले में बनने वाले पुल के निर्माण में स्टील से भी 10 गुना ज्यादा मजबूत कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में हमारी तीसरी गुड न्यूज यही है, और वो ये कि ब्रिज निर्माण में कार्बन फाइबर से क्रांति। देखिए, गुजरात में ब्रिजों के निर्माण में अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल की शुरुआत हो गई है। धोलका सौराष्ट्र की ओर जाने वाले यातायात के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रसिकपुरा ब्रिज 72 साल पुराना है। साबरमती नदी पर बने इस ब्रिज की रिपेयरिंग में नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस ब्रिज को मजबूत बनाने के लिए फाइबर लैमिनेटिंग और कार्बन फाइबर शीट लगाई जा रही है। कार्बन फाइबर लैमिनेशन कार्बन फाइबर कंपोजिट की अंतिम परत लगाने की प्रक्रिया है जिसमें एक रेजिन मैट्रिक्स शामिल होता है। इस प्रक्रिया से स्टील की तुलना में 10 गुना अधिक मजबूत और टिकाऊ संरचना तैयार होती है। माना जा रहा है कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और ब्रिजों के निर्माण में किया जा सकता है। इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में हमारी संवाददाता ने बात की एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हेतल शाह से। गुजरात में गंभीरा ब्रिज हादसे के बाद सरकार ने सभी ऐसे ब्रिज का इंस्पेक्शन शुरू किया है जहां पर ब्रिज में क्षति आई है या ब्रिज मरम्मत मांग रहा है। वैसे ही खेड़ा की बात करें तो आनंद से ही सटे खेड़ा जिले में ऐसे कई ब्रिज हैं जो मरम्मत मांग रहे हैं। साथ ही 2 ब्रिज ऐसे हैं वो बंद किए गए हैं। लेकिन अभी हम जिस ब्रिज के पास खड़े हैं वो ब्रिज रसिकपुरा ब्रिज है जहां से साबरमती नदी पसार होती है। ये ब्रिज जो है वो खेड़ा जिले से धौलका होकर सौराष्ट्र को जोड़ता है और ये ब्रिज जो है वो 72 साल पुराना ब्रिज है। वो लगातार इस ब्रिज के मरम्मत के कार्य के लिए लगे हुए। आप देख सकते हैं नदी में से नदी पर जो ये ब्रिज है उसकी मरम्मत हो रही है। इसके चलते इसमें काम में भी दिक्कत आती है। साथ ही अभी मानसून का सीजन है जिसके चलते बारिश होती है और
बारिश की वजह से भी काम में दिक्कत आती है। इस वजह से ये ब्रिज का काम अभी थोड़ा लंबा चल रहा है और दिवाली से पहले यानी 2 महीने का जो समय दिया गया है, दिवाली से पहले इस ब्रिज का जो है मरम्मत का काम पूरा हो जाएगा और यातायात के लिए ये ब्रिज शुरू हो जाएगा। ये ब्रिज किस टेक्निक से किया जा रहा है, इसकी पूरी जानकारी देंगे जो खेड़ा आरएनबी विभाग के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उनके पास से जानेंगे कि ये पूरा जो ब्रिज है वो किस तरह से रिपेयरिंग हो रहा है। ये ब्रिज का काम रिपेयरिंग 2 महीने पहले काम चालू हुआ है हमारा। और ये ऐसे जब ब्रिज कोई भी रिपेयरिंग की ज़रूरत होती है तो पहले साइन देता है, जैसे कि कोई स्टील एक्सपोज होता है या कोई काट जो पुराना स्टील होता है और कोई बेंडिंग होता है। तो ये ब्रिज में हमको ऐसे स्टील डिटेरियोरेट हुआ था, तो उसके हिसाब से हमने सरकार में से मंजूरी ली और सरकार ने तुरंत मंजूरी दे दी। और हरिद्वार में बुधवार को एक हादसे में भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान बाल बचे। दरअसल दीपक हुड्डा शिवरात्रि के मौके पर गंगा स्नान के लिए हरिद्वार पहुंचे थे, जहां एक हादसे में उनकी जान पर बनाई, लेकिन वो इस हादसे में सकुशल बच गए। ऐसे में हमारी चौथी गुड न्यूज इसी से जुड़ी हुई है और वो ये कि कबड्डी के कैप्टन का रेस्क्यू। जी हाँ, देखिए, अर्जुन पुरस्कार विजेता और भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक हुड्डा गंगा स्नान कर रहे थे और इसी दौरान उनका पैर फिसल गए और वो गंगा के तेज बहाव के साथ बह गए। इसके पहले कि वो कुछ समझ पाते, वो गहरे पानी में फंस गए। गनीमत रही कि घटनास्थल पर पहले से उत्तराखंड पुलिस की आपदा राहत टीम मौजूद थी। उन्होंने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत एक्शन लिया और तुरंत रेस्क्यू अभियान शुरू किया और जल्द ही दीपक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दीपक भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। साथ ही दीपक एशियन गोल्ड मेडलिस्ट और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी भी हैं। इस हादसे के बाद दीपक ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जैसे ही मैं थोड़ा बेल से अंदर की तरफ स्नान कर रहा तो पैर फिसल गया और बहाव इतना ज़्यादा था कि संभल नहीं पाया। एक ही पैर मेरा खड्डे में आया था लेकिन मैं संभल नहीं पाया, तो पानी में थोड़ा अंदर चला गया था। और ये तो आप सबकी दुआएं हैं और भोले बाबा की कृपा थी कि आज मैं महाशिवरात्रि का व्रत भी रखा हुआ था कि 2-3 सेकंड में ही वहाँ पे रेस्क्यू टीम पहले ही खड़ी हुई थी। तो ये तो उत्तराखंड पुलिस की मैं तारीफ़ करना चाहूँगा कि मतलब इतनी मुस्तैदी से वो खड़े थे। 3-4 सेकंड में ही वो उधर आ गए, दूसरे पिलर तक ही पहुँचा था और साथ में मुझे बोट में बिठा के बाहर ले आए। भारत की 19 वर्षीय युवा शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने पूर्व विश्व चैंपियन तान जोइंग को हराकर FID महिला विश्व कप के फाइनल में जगह बना ली है। ऐसे में हमारी 5वीं गुड न्यूज इसी से जुड़ी है और वो ये कि दिव्या ने महिला चेस में रचा इतिहास। FID महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में शानदार जीत के साथ दिव्या इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने अपना पहला ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल कर लिया है। इसी के साथ उन्होंने महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट्स 2026 के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। दिव्या की इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन श्रीवास्तव। दिव्या देशमुख ये वो नाम है जिसने भारत का झंडा विश्व पटल पर लहराया है। दिव्या देशमुख नागपुर की रहने वाली हैं और जॉर्जिया में चल रहे चेस वर्ल्ड कप में उन्होंने फाइनल में अपनी जगह बनाई है। जॉर्जिया में ये जो वर्ल्ड कप चल रहा है, यहाँ पर दिव्या का ये मुकाबला आसान नहीं था। उनके सामने पूर्व वर्ल्ड चैंपियन थी, चाइना से आती हैं और ये जो राउंड था, ये जो मुकाबला था सेमीफाइनल, ये उतार चढ़ाव भरा था क्योंकि इस मुकाबले में दिव्या के सामने एक वर्ल्ड चैंपियन थी, लेकिन दिव्या ने कभी भी इस पूरे मुकाबले के अंदर में हार नहीं मानी और जीत कर इस मुकाबले को अपना नाम जो है वो स्वर्ण अक्षरों में लिखवा दिया। दिव्या ऐसी पहली चेस खिलाड़ी बनी है जिन्होंने फाइनल में अपनी सीट बुक की है और इसी के साथ साथ दिव्या कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए भी क्वालिफाई कर चुकी है। कैंडिडेट्स टूर्नामेंट वो अगले साल खेला जाएगा, लेकिन इस वर्ल्ड कप का जो फाइनल मुकाबला है वो शनिवार को खेला जाना है। अब इसमें एक और भारत के लिए अच्छी बात हो सकती है और वो ये है कि भारत की एक और खिलाड़ी जिनका नाम है कोनेरू हम्पी, वो भी आज अपना सेमीफाइनल खेल रही हैं और अगर ऐसा होता है कि हम्पी भी अपने इस मुकाबले को जीत लेती हैं तो पहली बार इतिहास में इंडिया के 2 खिलाड़ी एक टाइटल के लिए आमने सामने होंगे और ये इतिहास बहुत बड़ा होगा क्योंकि भारत के लिए चेस में स्पेशली जो फीमेल हमारी चेस प्लेयर्स हैं उसके लिहाज से बहुत बड़ा होगा। तो दिव्या ने न सिर्फ अपनी जगह वहाँ पर पक्की की है बट ये भी बताया है कि चेस में भारत अब एक के बाद एक नए कीर्तिमान
स्थापित कर रहा है। बाबा बर्फानी की यात्रा अपने चरम पर है और बाबा के भक्तों का जोश भी हाई है। मौसम कैसा भी हो, भक्त अमरनाथ यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं और बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अब तक 3.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं और हर हर महादेव के गगनभेदी जयकारों के साथ अमरनाथ यात्रा 2025 अब अपने अंतिम चरण में भी पहुंच चुकी है। ऐसे में आज हमारी छठी गुड न्यूज इसी से जुड़ी है और वो ये कि शंकराचार्य मंदिर पहुंची पवित्र छड़ी मुबारक। आज श्रीनगर में आस्था का अद्भुत दृश्य तब देखने को मिला जब सदियों पुरानी परंपरा को निभाते हुए पवित्र छड़ी मुबारक को शंकराचार्य पर्वत स्थित मंदिर तक ले जाया गया। महंत दीपेंद्र गिरी की अगुवाई में ये यात्रा पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुई। देखिए खास रिपोर्ट। आस्था, परंपरा और भक्ति का संगम। घाटी में छड़ी मुबारक के दर्शन में उमड़ा आस्था का सैलाब। जब श्रद्धा अपनी चरम पर होती है तो हर परंपरा एक उत्सव बन जाती है। अमरनाथ की पवित्र यात्रा के बीच श्रीनगर एक बार फिर से आध्यात्म की ऊर्जा से सराबोर हो उठा है। बम बम भोले, हर हर महादेव के जयघोष के बीच आज श्रीनगर में एक ऐतिहासिक परंपरा फिर जीवंत हुई, जब महंत दीपेंद्र गिरी की अगुवाई में छड़ी मुबारक को लेकर संतों और भक्तों का जत्था शंकराचार्य मंदिर की ओर रवाना हुआ। पवित्र गदा छड़ी मुबारक को भगवान शिव के आशीर्वाद स्वरूप माना जाता है। यही वजह है कि धार्मिक विधि विधान के साथ इस छड़ी मुबारक को ऐतिहासिक शंकराचार्य मंदिर ले जाया गया। छड़ी मुबारक वास्तव में ये शटिकाएं हैं। छड़ी मुबारक इट साउंड्स एज इफ इट इज वन, लेकिन ये वास्तव में 2 शटिकाएं हैं। ये है कास्ट की, लेकिन इनको प्रोटेक्ट करने के लिए रजत जड़ित है, सिल्वर कोटेड है। छड़ी मुबारक यात्रा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि अमरनाथ गुफा तक जाने वाली आस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। आज हमने प्रेम पूर्वक आए और यहाँ महात्माओं के साथ हमने शिव और शक्ति स्वरूपनी छड़ियों का पूजन किया और कल परंपरागत हम द्वितीया का दिन है, श्रावण शुक्ल पक्ष द्वितीया का दिन है और कल हम पवित्र छड़ी मुबारक को लेकर हरि पर्वत स्थित शारिका भवानी मंदिर में जाएंगे और वहाँ पूजा। आज है अमावस्या, उसके बाद है प्रतिपदा। द्वितीया को छोड़कर तृतीया को इन शटिकाओं को पूजन करके दशनामी अखाड़ा श्रीनगर में स्थित अमरेश्वर मंदिर में स्थापित कर दिया जाएगा और आम आदमी जो जनसाधारण है वो उसके दर्शन आके कर सकता है। उसके बाद नाग पंचमी जो कि 29 जुलाई को है, वहाँ पर विधिवत पूजन होगा। हर साल की तरह इस बार भी मंदिर में विशेष प्रार्थनाएं की गईं। यात्रा की सफलता, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और विश्व शांति के लिए। हम लोग आज छड़ी पूजा के साथ ही यहाँ पे प्रवेश किया है और हमें बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे पूजा में भाग लेकर, यहाँ बैठकर अपनी जो मन में श्रद्धा भाव था ये भगवान के प्रति जो हमने रखा है, तो हमें सर बड़ा ही अच्छा लगा ये छड़ी यात्रा में अपना पूजा पाठ करने का ये अवसर हमें प्रदान मिला। और यहाँ की जो आर्मी वाले ये सुरक्षा व्यवस्था और सारी जिन्होंने भी जो भी सहयोग में अमरनाथ यात्रा में आर्मी वाले स्पेशली और सारे स्पेशली मोदी जी भी जिन्होंने सारे प्रबंध किए, हम लोग यहाँ तक आए, स्पेशली थैंक करती हूँ उनको और आर्मी वालों को भी, सारे सबकी सुरक्षा पर जितने भी है और सब लोगों की यहाँ के मतलब जो लोग भी सारे कोऑपरेट किए हमारे साथ। मैं सारे विश्व के लिए दुआएं मांगती हूँ कि हमारा जो ये जम्मू कश्मीर, हमारी इंडिया पूरा जितना भी है सारा भगवान सबको ठीक ठाक रखना, अच्छाई रखना और कोई भी बुरी चीज़ ना हो, भगवान सबकी रक्षा करना। हमें छड़ी यात्रा का पता भी नहीं था, लेकिन जैसे कहता है कि प्रभु की कृपा होती है, हम यहाँ भोलेनाथ के यहाँ पहुँचे तो हमें पता चला छड़ी यात्रा भी आई है। तो ये एक अलग ही है, जिसको बोलते हैं सुखद अनुभव था, जिसको दैवीय शक्ति बोलते हैं। उसने हमें बुलाया और जब यहाँ पे आके देखा, हमने सिर्फ सुना था, पढ़ा था, लोगों से सुना था, लेकिन जो महसूस किया वो पहली बार किया। इतना अद्भुत जो अनुभव था, जो पहले कभी देखा नहीं था, कभी सुना नहीं था, वो यहाँ पे महसूस किया। और यहाँ पे जो लोगों का व्यवहार, जो यहाँ पे बंदोबस्त, जो यहाँ पे सिक्योरिटी, सब कुछ जो थी वो इतनी अच्छी थी, इतनी जिसको बोलते आला दर्जे की थी कि कोई भी जो यहाँ पे आएगा वो इसको हमेशा याद रखेगा।
ये सदियों पुरानी परंपरा आज भी उतनी ही जीवंत है। छड़ी मुबारक को पहले श्रीनगर के प्रमुख मंदिरों में ले जाया जाएगा और ये पवित्र छड़ी अमरनाथ यात्रा के अगले पड़ाव दक्षिण कश्मीर की अमरनाथ गुफा की ओर रवाना होगी, जहां रक्षाबंधन के दिन अंतिम पूजा के साथ यात्रा का विधिवत समापन होगा। जाहिर है ये यात्रा केवल पर्वतों की ओर नहीं जाती, ये यात्रा मन की गहराइयों से जुड़ती है। छड़ी मुबारक का ये पड़ाव अमरनाथ यात्रा की आध्यात्मिकता को और भी दिव्यता से भर देता है और जब हर हर महादेव की गूंज घाटियों में गूंजती है तो लगता है मानो महादेव खुद अपने भक्तों के बीच आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सावन यानी कि शिव की भक्ति, आस्था और विश्वास का उत्सव और हरियाली का पर्व। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के अलग अलग हिस्सों में सावन अलग अलग दिन शुरू होता है। आज हरियाली अमावस्या है और इसके साथ ही दक्षिण भारत और गुजरात में सावन की शुरुआत होने जा रही है। जी हाँ, आज हमारी 7वीं गुड न्यूज़ इसी से जुड़ी हुई है और वो ये कि उत्तर से दक्षिण तक हर हर महादेव। आज उत्तर भारत में जहां हरियाली अमावस्या का पर्व मनाया जा रहा है, वहीं दक्षिण भारत में आदि अमावस्या के तौर पर सावन महीने की अमावस्या को मनाया जा रहा है। वहीं कल से दक्षिण भारत में भी सावन की शुरुआत होने जा रही है। दरअसल उत्तर भारत में पूर्णिमान कैलेंडर का पालन किया जाता है, जिसमें पूर्णिमा के ठीक बाद नया महीना शुरू होता है। वहीं दक्षिण भारत में अमावस्यांत कैलेंडर का उपयोग किया जाता है, जहां एक महीना अमावस्या के बाद शुरू होता है सावन। उत्तर से दक्षिण तक हर हर महादेव। सावन अमावस्या पर बरस रही शिव कृपा। देश भर में पितृ पूजन और आस्था का संगम। आस्था विश्वास का सबसे बड़ा महीना सावन, जो शिव साधना का महीना है। और इस महीने जो अमावस्या पड़ती है उसे उत्तर भारत में हरियाली अमावस के तौर पर मनाया जाता है, तो वहीं दक्षिण भारत में सावन की अमावस्या को आदि अमावस्या कहा जाता है और इसी अमावस्या के बाद से दक्षिण भारत में सावन महीने की शुरुआत होती है। सावन में आने वाली अमावस्या को नवग्रह शांति और पितरों की पूजा के लिए बेहद विशेष माना गया है। यही वजह है कि उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान कर दान पुण्य कर रहे हैं। उत्तर भारत के तीर्थराज प्रयागराज में आज हरियाली अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई, तो वहीं दक्षिण भारत में आदि अमावस्या के मौके पर कावेरी से लेकर समुद्र तक लोग तर्पण और पिंडदान करते दिखे। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। आज सुबह से ही तमिलनाडु के श्रीरंगम स्थित अम्मा मंडपम घाट पर आदि अमावस्या के शुभ मौके पर श्रद्धालुओं ने कावेरी नदी में स्नान कर तर्पणम अर्पित किया। पंडितों के मंत्रोच्चार और आस्था की लहरों के बीच हजारों लोगों ने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पूजा की। स्नान दान की ऐसी ही तस्वीर थिरुवारूर के प्रसिद्ध रामनाथ स्वामी मंदिर में भी देखने के लिए मिली, जहां आज भारी संख्या में भक्तों ने पूर्वजों का पिंडदान और पूजा पाठ किया। दक्षिण भारत में आदि अमावस्या को पूर्वज पूजन के तौर पर मनाया जाता है। दरअसल अमावस्या को पितरों की उपासना तिथि बताया जाता है। माना जाता है कि इस दिन पूजा पाठ मंत्र जाप किए जाएं तो आर्थिक और पारिवारिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसके अलावा पितृदोष का भय भी खत्म हो जाता है। इस साल सावन अमावस्या पर गुरु पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं। गुरु पुष्य नक्षत्र संयोग से मां लक्ष्मी की कृपा धन प्राप्ति के लिए बेहद शुभ माना जाता है, यानी भोलेनाथ के साथ गुरु बृहस्पति और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने का सुनहरा मौका है। कल से गुजरात, महाराष्ट्र समेत दक्षिण भारत में सावन महीने की शुरुआत होने जा रही है, लिहाजा शिवालयों में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। ऐसे में भक्तों के लिए खास व्यवस्था की जा रही है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में हर सावन आस्था का सैलाब उमड़ता है, खासकर सावन के सभी सोमवार को, जिसके लिए प्रशासन ने भी तैयारी पूरी कर ली है। मंदिर में ध्वजा पूजा और सोमेश्वर पूजा की व्यवस्था भी दुगनी की गई है। खास करके दर्शन हेतु या पूजा हेतु पधारे यात्री को ज्यादा सुविधा मिले, पूजा शांति से कर पाए, ऐसी व्यवस्था ट्रस्ट के द्वारा की गई है। स्थानिक जिला वहीवटी पुलिस तंत्र और नगर सेवा सदन के साथ संकलन करके स्वच्छता, पुलिस बंदोबस्त और पार्किंग भी व्यवस्था भी की गई है। देश के कोने कोने में सावन के रंग बिखरे हैं। हर दिशा में भक्त महादेव की पूजा कर रहे हैं। पूरा देश शिव भक्ति में लीन है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।